हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी सबकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। ओबीजी जो अपन ने स्टार्ट करी थी मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस के साथ, आपने एक जो नई जर्नी स्टार्ट की थी वो आपकी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो उसी के साथ अपन आज से अपनी वापस से जो है अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वही अपना जो एक बेसिक अपना जो सेंटेंस अपन लेके चल रहे थे, अपना जो लाइफ का गोल अपन लेके चल रहे थे कि अगर मान लिया तो हार है और अगर ठान लिया तो जीत है। तो ठान के ही अपन आज वापस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो अपन पढ़ रहे थे यहाँ पे ओबीजी मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस के साथ। आप पढ़ रहे थे ओबीजी मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस बाय गुलजार सर। मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट, मेंटर, गुरु, जो आप मानो मानो, लेकिन वो आपकी इच्छा है। जो मानना चाहो वो मान सकते हो। ठीक है। बस टारगेट ये है अपना, पढ़ना है अपने को, चाहे गुरु मान के पढ़ो, चाहे दोस्त मान के पढ़ो, चाहे भाई मान के पढ़ो। जो मानना है आप मान सकते हो। ठीक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं होती उसमें। ठीक है। और अपना क्या है टारगेट, अल्टीमेटली नोट सेट क्लियर करना। नोट सेट 6 दिमाग में है, नोट सेट 6, नोट सेट 6 क्लियर करना है अपने को। कैसे कैसे क्लियर करना है? मेहनत करके, ठान के क्लियर करना है। अपना जो मेन मोटो क्या है यहाँ पे, ठान लिया तो जीत है। तो वही ठान के अपन जो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू अपनी क्लासेस अपन रन कर रहे हैं। ठीक है। आप जो है कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, हमारी टीम के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को जो है मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस, ठीक है, उसको आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराओ, लाइक करो, कमेंट करो। इससे क्या होता है कि मैं और मेरी टीम भी क्या मोटिवेट होंगे और कंटिन्यू जो है अपने इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आपका साथ नहीं मिलेगा, ठीक है, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो मेरे को लगेगा कि इतना कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर अल्टीमेटली अपने को क्या करना पड़ जाएगा, इसको बंद करना पड़ जाएगा। ठीक है। तो आप अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें, मेरी टीम के साथ बनाए रखें। ठीक है। और अपने जो चैनल है मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस, उसको अपन को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। चलो, अपन ने कल देखा था जेनाइटल ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जेनाइटल ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अपन स्टडी कर रहे थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी कर रहे थे अपन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो साइंटिफिक स्टडी करी जाती है, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की स्टडी करी जाती है, या बोल सकते हो आप, ठीक है, कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनकी स्टडी करी जाती है। उसको अपन बोलते हैं गायनेकोलॉजी। क्या बोलते हैं अपन? गायनेकोलॉजी। और अगर फीमेल प्रेग्नेंट है उस टाइम पे उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करी जा रही है, तो उसको अपन बोलते हैं ऑब्स्टेटिक्स। क्लियर? देखो, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अपन ने बात की थी। दो तरीके से अपन ने इसको डिवाइड किया था, दो भागों में अपन ने इसको डिवाइड किया था। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, और दूसरे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। इंटरनल और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में अपन ने क्या किया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड किया था। कल जो है अपन ने क्या देखा था, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स देखे थे। क्या देखा था? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। आपको पता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स बोल दो या फिर इसका दूसरा नाम बोल दो वल्वा। क्या बोल देंगे इसको? वल्वा। ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स या वल्वा जो है अपन ने प्रीवियस क्लास में यहाँ पे डिस्कस किया था। तो देखो कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में। बात करेंगे अपन सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस देखा था, क्लाइटोरिस देखा था। मॉन्स प्यूबिस एक सबक्यूटेनियस फैट का पैड होता है। ठीक है। मोस्ट एंटीरियर साइड रहता है वल्वा के। ठीक है। जिसके ऊपर हेयर्स रहते हैं जिनको अपन प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। ठीक है। तो वो अपना क्या है, मॉन्स प्यूबिस। क्लाइटोरिस एक 2.5 सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर के एक इरेक्टाइल टिश्यू बॉडी होती है। हाईली ब्लड सप्लाई होती है, हाईली सेंसिटिव होता है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि होमोलोगस होता है किसके, ग्लांस पेनिस के। मेल के पेनिस के ऊपर जो ग्लांस पार्ट होता है वो भी हाईली सेंसिटिव होता है। ठीक है। इरेक्टाइल टिश्यू बॉडी की बनी हुई होता है वो। ठीक है। तो उसके जैसा ही होता है ये। ठीक है। दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है, सेम सी होती है, लेकिन फंक्शन जो है डिफरेंट होता है। इसलिए अपन ने क्या बोल रहे हैं इसको, कि फीमेल में क्लाइटोरिस और मेल में ग्लांस पेनिस दोनों क्या है, एक दूसरे से होमोलोगस। क्या है? होमोलोगस। मतलब स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट। स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन
डिफरेंट हो, क्या होते हैं, होमोलोगस। उसके अलावा लीबिया मेजोरा, लीबिया माइनोरा, इसके अलावा फोरकट, वेस्टिब्यूल, पेरिनियम। ये पार्ट्स थे अपने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के या वल्वा के। देखो सबसे ऊपर क्या था, मॉन्स प्यूबिस। सबसे ऊपर क्या है, मॉन्स प्यूबिस। सबसे एंटीरियर साइड में वल्वा के क्या प्रेजेंट होता है, मॉन्स प्यूबिस। उसके नीचे आता है, क्या आएगा, क्लाइटोरिस। उसके नीचे क्या आ जाता है, क्लाइटोरिस। ये हो गया अपना क्लाइटोरिस, ठीक है। अब फिर दोनों साइड में प्रेजेंट रहती हैं जिनको अपन बोलते हैं लीबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं, लीबिया मेजोरा। इधर भी है लीबिया मेजोरा। दोनों साइड थिक फोल्ड्स रहते हैं स्किन के, दोनों साइड थिक फोल्ड्स रहते हैं स्किन के, जिसको अपन बोलते हैं लीबिया मेजोरा, या इसको बोल सकते हो आप आउटर लिप्स। क्या बोल सकते हैं अपन इसको, आउटर लिप्स, ठीक है। देखो लीबिया मेजोरा हो गई। लीबिया मेजोरा के अंदर की तरफ जो होती है लीबिया माइनोरा प्रेजेंट होती है। लीबिया मेजोरा के अंदर की तरफ लीबिया माइनोरा, ये लीबिया माइनोरा प्रेजेंट है। लीबिया मेजोरा बाहर की तरफ है, थिक स्किन फोल्ड है। लीबिया मेजोरा अंदर की तरफ है, थिन स्किन फोल्ड है। लीबिया मेजोरा को अपन बोलते हैं आउटर लिप, लीबिया माइनोरा को अपन बोलते हैं इनर लिप। लीबिया माइनोरा को क्या बोलते हैं अपन, इनर लिप। उसके बाद लीबिया माइनोरा जो है पीछे की तरफ जाके एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाती है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाती है, इसको अपन बोलते हैं फोरकट। इसको क्या बोलते हैं अपन, फोरकट, ठीक है। और फिर लास्ट में आ जाता है एनल ओपनिंग, एनल ओपनिंग। तो अपनी यहां पे क्या होगी, ये एक ट्रायंगुलर स्पेस बन जाता है लीबिया माइनोरा और फोरकट के बीच में, लीबिया माइनोरा और फोरकट के बीच में। इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे अपन तो कंफ्यूज ना रहे आपके। ये फोरकट हो गया और ये एनल ओपनिंग होगी, ठीक है। तो देखो ये जो स्पेस बना है बीच में, ये जो एक ट्रायंगुलर स्पेस बना है, ट्रायंगुलर स्पेस, दोनों साइड लीबिया माइनोरा और पीछे की तरफ जाके क्या है, फोरकट, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगुलर स्पेस बन रहा है, इस ट्रायंगुलर स्पेस को बोला जाता है वेस्टिब्यूल। इस ट्रायंगुलर स्पेस को क्या बोला जाता है, वेस्टिब्यूल। तो ये ट्रायंगुलर स्पेस हो गया वेस्टिब्यूल। अब इस ट्रायंगुलर स्पेस के अंदर चार ओपनिंग होती है, क्या होती है, चार ओपनिंग होती है। चार ओपनिंग कौन कौन सी, ये अपना ट्रायंगुलर स्पेस हो गया जिसको अपन बोल रहे हैं वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल है, यहां से उठा के अपन यहां पे देख रहे हैं बड़ा करके, इसको जूम करके। तो वेस्टिब्यूल है, चार ओपनिंग होती है। सबसे ऊपर की तरफ होती है यहां पे यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। उसके नीचे होती है वेजाइनल ओपनिंग, उसके नीचे क्या होती है, वेजाइनल ओपनिंग। और उसके अलावा दो ग्लैंड्स होती है जिनको अपन बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, और एक होती है स्किने ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है वो वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड होती है एक तरीके से, और स्किने ग्लैंड जो होती है वो यूरेथ्रा के दोनों साइड प्रेजेंट होती है। बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या है, जब सेक्सुअल कोइटस एक्ट होता है, सेक्सुअल एक्ट होता है, कोइटस करते हैं, उस टाइम पे सिक्रेशंस रिलीज करती है। और सिक्रेशंस कैसे होते हैं इसके, एल्कलाइन सिक्रेशंस होते हैं। एल्कलाइन और एसिडिक का मतलब पता है आपको, एल्कलाइन जिसकी पीएच क्या होती है, क्या होती है, ज्यादा होती है, एल्कलाइन सिक्रेशंस होते हैं, ठीक है।
तो ये एल्कलाइन सिक्रेशंस रिलीज होते हैं, जिसके कारण क्या होती है, कोइटस एक्ट के टाइम पे वेजाइना में फ्रिक्शन नहीं होता। ठीक है, वेजाइना में फ्रिक्शन नहीं होता, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं लुब्रिकेंट का काम यहाँ पे ये करती है। ठीक है, और साथ साथ में लुब्रिकेंट का काम करती है। उसके बाद अपन बात करते हैं स्केने ग्लैंड की। स्केने ग्लैंड जो है एक तरीके की क्या है, यहाँ पे जो ये यूरिथ्रल ओपनिंग है इसको लुब्रिकेट करने का काम करती है। यूरिथ्रल ओपनिंग जो है इसको लुब्रिकेट करने का काम करती है। जो सिक्रेशंस रिलीज करती हैं उससे क्या होता है कि जो यूरिथ्रा की ओपनिंग है वो क्या होती है, लुब्रिकेट होती है। और इसको बोला जाता है कि ये होमोलोगस है किसके, होमोलोगस है किसके, होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल। मेल के अंदर क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। मेल के अंदर क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड को क्या बोलते हैं अपन, पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड बोल दो, पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। यूरिथ्रा के चारों तरफ, पैरा यूरिथ्रा के चारों तरफ प्रेजेंट ये रहती है। एक तरीके से बोल सकते हैं बेस ऑफ यूरिथ्रा। यूरिथ्रा का जो बेस होता है आप बोल सकते हैं ना, ये अपना यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है, और ये यूरिथ्रा हो गया, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। इस तरीके से यहाँ पे ये प्रेजेंट रहती है। ये ब्लैडर हो गया, ये ब्लैडर, ये यूरिथ्रा, ठीक है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यूरिथ्रा के बेस में क्या रहती है, ये चारों तरफ प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसको बोला जाता है पैरायूरिथ्रल ग्लैंड। सिक्रेशंस रिलीज करती है जो क्या करते हैं, एक तरीके से सीमन का फॉर्मेशन तो नहीं बोलेंगे इसको, एक तरीके से सीमन का अमाउंट बढ़ाते हैं एक तरीके से। ठीक है, सीमन का जो लिक्विड पार्ट है उसमें थोड़ा सा इनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो जाता है तो एक एंटीजन आता है जिसको अपन बोलते हैं पीएसए। पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। पीएसए का मतलब होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एंटीजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन क्या डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। ब्लड टेस्ट करते हैं और वहां पे ब्लड टेस्ट करके अपन क्या करते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का जो है अमाउंट चेक किया जाता है। तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का जो अमाउंट अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि प्रोस्टेट कैंसर यहाँ पे हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये कोई कंफर्मेटिव मेथड नहीं है प्रोस्टेट कैंसर का, नॉट ए कंफर्मेटिव मेथड। ठीक है, नॉट ए कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, नॉट ए कंफर्मेटिव डायग्नोसिस। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस नहीं है, कंफर्मेटिव मेथड नहीं है प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करने का। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोस्टेट कैंसर मेल में, मेल की बात करें, प्रोस्टेट कैंसर इसको डायग्नोस करने के लिए कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होगा, तो हो जाएगा अपने प्रोस्टेट बायोप्सी। क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट बायोप्सी। प्रोस्टेट बायोप्सी कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है, प्रोस्टेट बायोप्सी एक सिंपल टेस्ट होता है। ये क्या है, पीएसए। ठीक है, लेकिन कंफर्मेटिव नहीं है। अब कंफर्मेटिव क्यों नहीं है पीएसए, पीएसए कंफर्मेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे जैसे पर्सन की मेल की एज बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड के अंदर पीएसए का जो लेवल है वो बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, तो लेवल बढ़ा हुआ है, ये इंडिकेट कर सकता है प्रोस्टेट कैंसर को, लेकिन कंफर्म नहीं है क्योंकि एज के साथ भी प्रोस्टेट का जो पीएसए का जो अमाउंट है ब्लड के अंदर वो बढ़ता है। ठीक है, एज के साथ में भी प्रोस्टेट जो स्पेसिफिक एंटीजन है पीएसए है उसका लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये कोई कंफर्मेटिव डायग्नोसिस नहीं है। तो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ये नहीं है तो कौन सा होगा, तो हो जाएगा अपना प्रोस्टेट बायोप्सी, प्रोस्टेट बायोप्सी। ठीक है, अब प्रोस्टेट बायोप्सी हो गई, क्या कर देता है प्रोस्टेट, कई बार यूरिथ्रा को दबा देता है, यूरिथ्रा से यूरिन आउटपुट कम होने लग जाता है, यूरिथ्रा से यूरिन आउटपुट क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, पीआर पोस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम, पीआरवी पोस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, पोस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब यूरिन आउटपुट करने के बाद में भी ब्लैडर के अंदर कितना अमाउंट बच रहा हुआ है। ठीक है, अपन यूरिन आउटपुट जाते हैं पूरा का पूरा ब्लैडर क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। लेकिन अगर पर्सन की प्रोस्टेट जो है लार्ज हो रखी है ये प्रोस्टेट कैंसर वाली कंडीशन है तो वहां पे जो है पोस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है, पोस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। ठीक है,
तो फिर यहाँ पे क्या करना होता है, इसको रिसेक्ट करना पड़ता है प्रोस्टेट को, ठीक है। प्रोस्टेट को फिर हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये अपन ने बात की थी अपने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में अपन ने बात किया था, वेस्टिब्यूल तो हो ही गया। उसके अलावा पेरिनियम, पेरिनियम क्या है, स्पेस है, कहां से कहां तक, वेजाइना टू वेजाइना ओपनिंग टू एनल ओपनिंग। तो ये जो स्पेस है इसी को क्या बोलते हैं अपन, पेरिनियम। इसी स्पेस को क्या बोलते हैं अपन, पेरिनियम। पेरिनियम बोल दो या ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम बोल दो। कौन सा पेरिनियम, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम, क्योंकि यहाँ पे क्या लगाया जाता है, कट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है यहाँ पे, कट लगाया जाता है। इसको अपन बोलते हैं पेरिनियोटोमी। पेरिनियम में कट लगाना, एक्टोमी कट, पेरिनियोटोमी, पेरिनियम में कट लगाना, पेरिनियोटोमी, या बोल सकते हो आप इसको एपिसियोटोमी, ठीक है। वेजाइनल जो ओपनिंग होती है डिलीवरी के टाइम पे, उसका स्पेस बढ़ाने के लिए, जिससे क्या हो, इजीली जो है बर्थ प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, जो फिटस है वो इजीली एक्सपेल आउट हो जाए, उसके लिए क्या कर लिया जाता है, पेरिनियम में एक कट लगाया जाता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, जिसको हम बोलते हैं एपिसियोटोमी और पेरिनियोटोमी। एपिसियोटोमी और पेरिनियोटोमी पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। देखो एक तो यही बन गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि मोस्ट कॉमन, ध्यान से सुनना, मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल ऑपरेटिव प्रोसीजर, मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल ऑपरेटिव प्रोसीजर, कि ऑब्स्टेटिक्स में सबसे ज्यादा ऑपरेटिव प्रोसीजर कौन सा किया जाता है, ऑब्स्टेटिक्स में सबसे ज्यादा ऑपरेटिव प्रोसीजर कौन सा किया जाता है। तो अपना आंसर होता है वहां पे एपिसियोटोमी, या इसी को अपन बोल रहे हैं पेरिनियोटोमी, एपिसियोटोमी या पेरिनियोटोमी। मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है ये, जो ऑब्स्टेटिक्स में किया जाता है। मोस्ट कॉमन क्या है, ये ऑपरेशन है जो ओबीजी में किया जाता है या ऑब्स्टेटिक्स में किया जाता है, एपिसियोटोमी या पेरिनियोटोमी। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एपिसियोटोमी पेरिनियोटोमी। 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, छोटे छोटे, ठीक है। और अपने एग्जाम में कुछ ना कुछ इसमें से जरूर आता है, ठीक है। एग्जाम में एपिसियोटोमी से कुछ ना कुछ जरूर आता है। बाकी इसका अपन डिटेल जो है आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन सा टाइप का इंसिजन लगाया जाता है, ठीक है। कहाँ इंसिजन कहाँ पर लगाया, तो मैंने बता ही दिया आपको। कब लगाया जाता है, ठीक है, कब लगाया जाता है, कौन से टाइप का लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो वो अपन आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो अपन ऑब्स्टेटिक्स प्रोसीजर्स पढ़ेंगे। क्लियर इतनी बात। तो ये अपना था एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। समझ में आई आपको बात सबको? क्लास को लाइक कर देना, ठीक है, कि जो फ्रेंड्स जो हैं जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उनसे आप इसको शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, ठीक है। ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। ऐसे मत सोचना कि मैं क्लास ले रहा हूं तो मेरे अकेले का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अपने साथ वालों को भी साथ लेके चलना है। जो इंसान, याद रखना हमेशा, जो इंसान साथ लेके चलता है ना, वो हमेशा आगे चलता है। देखा आपने भी कि वैसा, कि कोई इंसान है पूरे ग्रुप को लेके चल रहा है और ग्रुप आगे चल रहा है, वो इंसान पीछे चल रहा है, नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, जो भी इंसान होता है जो किसी ग्रुप को साथ लेके चलने की कोशिश करता है, वो हमेशा फिर उनसे आगे ही होता है, वो ग्रुप उसके पीछे पीछे चलता है, ठीक है। और आगे चलने वाला हमेशा मंजिल पे पहले पहुंचता है, ठीक है। तो इसलिए आपको भी क्या करना है, अपने साथ में जो भी बंदे हैं उन सबको साथ लेके चलने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप उनको साथ लेके चलोगे तो डेफिनेटली आपका उनसे ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। उनका तो होगा ही होगा, आपका उनसे ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो चलो, ठीक है। उसके बाद में देखो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। इंटरनल, एक्सटर्नल पूरे हो गए, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, तो देखो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में 4 ऑर्गन आते हैं। कौन कौन से आगे, वजाइना, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में
4 ऑर्गन आते हैं। वेजाइना कितनी होती है? एक। नंबर में कितनी होती है वेजाइना? एक। दूसरा यूट्रस, यूट्रस यूट्रस भी कितना होता है नंबर में? एक होता है। उसके बाद देखो अपन बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ क्या होगी एक तरीके से? सबसे वल्वा से अटैच वेजाइना, उसके बाद में आता है यूट्रस, उसके बाद में आती है फेलोपियन ट्यूब, देन आफ्टर ओवेरी। तो फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब दोनों साइड होती है, यूट्रस के दोनों साइड फेलोपियन ट्यूब होती है, इसलिए इनका नंबर कितना हो गया? 2। और उसके अलावा फिर आती है ओवरीज, ये भी कितनी होती है? दोनों साइड होती है, नंबर में हो गई 2। तो 4 पार्ट्स होते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के, ठीक है? कौन कौन से? वजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज, ठीक है? देखो किस तरीके से होते हैं ये। देखना इस तरीके से। इस तरीके से जो है अपना क्या होता है? इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं। अब देखो कौन कौन सा हो गया इसमें। ये हो गई अपनी फेलोपियन ट्यूब, पता है सबको आपको, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। ये हो गई ओवरीज, ये क्या हो गई? एक ओवरी ये हो गई, एक ये हो गई, एक फेलोपियन ट्यूब ये, दूसरी फेलोपियन ट्यूब। तो 2 ओवरी हो गई, 2 फेलोपियन ट्यूब हो गई। तो 2 होती है फेलोपियन ट्यूब दोनों साइड में और 2 ही ओवरी होती है दोनों साइड में, ठीक है? उसके बाद जो आता है ये हो गई वजाइना, ये क्या हो गई? वजाइना, वजाइना, ठीक है? वजाइना जो है एक साइड किससे जुड़ी होती है? यूट्रस से जुड़ी होती है, दूसरी साइड जो है ये वल्वा से जुड़ी होती है, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन से उनसे जुड़ी हुई होती है। तो ये वजाइना हो गई। बाकी ये जो पार्ट बच गया ये पूरा क्या है? ये यूट्रस है। ये जो पार्ट बच रहा है अपना ये क्या है? ये पूरा का पूरा यूट्रस है, ठीक है? तो ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या है? यूट्रस है, ठीक है? देखो यूट्रस के भी जो है ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है? यूट्रस, ठीक है? ये यूट्रस का फंडस पार्ट है, यूट्रस का फंडस पार्ट है, ठीक है? ये यूट्रस की कैविटी है, बॉडी कैविटी जिसको अपन बोलते हैं। ये इसका सर्विक्स है, ये सर्विक्स हो गया। और यहाँ पर थोड़ा सा जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं इस्थमस, इसको बोलते हैं इस्थमस। तो 4 पार्ट हो गए अपने यूट्रस के, सॉरी इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के। वजाइना जो सबसे बाहर की तरफ होती है, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन या वल्वा से जुड़ी हुई होती है, वजाइना हो गई। यूट्रस, यूट्रस सबसे बड़ा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है? चारों में से सबसे बड़ा होता है, सिंगल होता है और सबसे बड़ा पार्ट होता है। फेलोपियन ट्यूब दोनों साइड प्रेजेंट होती है। और उसके बाद आती है ओवरीज, जो भी होती है दोनों साइड, बोथ साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है? तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है अपनी, सिंपल स्ट्रक्चर है एकदम ये इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स की। तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स में ओवरीज आ गई, फेलोपियन ट्यूब्स आ गई, यूट्रस आ गया और वेजाइना आ गई। क्लियर की बात? एक सिंपल सिंपल बेसिक डायग्राम है ये, ठीक है? चलो अब अपन जो है बात करेंगे वेजाइना की, कि वेजाइना क्या है, वेजाइना में क्या क्या चीजें होती है। देखो अपन वेजाइना की बात करें
वजाइना, एक नंबर है अपना वजाइना। देखो वजाइना, वजाइना जो है किसकी बनी हुई होती है, पहली बात आती है कि किस चीज की बनी हुई होती है। तो मेड बाय फाइब्रो मस्कुलर शीट, फाइब्रोमस्कुलर शीट की बनी हुई होती है। ठीक है, मसल और फाइबर्स जो है मिलकर क्या बनाते हैं, वेजाइना बनाते हैं। ठीक है, वेजाइना क्या कर रही है, यहाँ पे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाती है बिटवीन किस किस के बीच में, बताया ना मैंने कि बाहर की तरफ किससे जुड़ी होती है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन से, वल्वा से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और अंदर की तरफ यूट्रस से। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कम्युनिकेशन बिटवीन वल्वा एंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में किससे जुड़ी हुई होती है, सर्विक्स से जुड़ी हुई होती है। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में किससे जुड़ी हुई होती है, यूट्रस का सर्विक्स जो पार्ट है, उससे नीचे वाला पार्ट था यूट्रस का, उससे जो है ये जुड़ी हुई होती है। तो आपसे सिंपल मीनिंग में ये बोला जा सकता है कि जो वेजाइना होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को कम्युनिकेट करवाने का काम करती है या जोड़ने का काम करती है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स जो है उनको एक तरीके से आपस में जोड़ती है या कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाती है। कौन करवाती है, वेजाइना प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो फाइब्रोमस्कुलर शीट की बनी हुई होती है और इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम ये करती है। उसके बाद लेंथ कितनी होती है वेजाइना की, लेंथ लंबाई। देखो वेजाइना की जो लंबाई होती है उसको दो तरीके से बताया जाता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर 9 सेंटीमीटर। मेजर करने के हिसाब से कि एंटीरियर वॉल से अगर आप मेजर कर रहे हो तो 7 सेंटीमीटर लेंथ आएगी, और पोस्टीरियर वॉल से अगर मेजर कर रहे हैं अपन तो उसकी जो है लेंथ कितनी आएगी, 9 सेंटीमीटर आती है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर इसको यहां से नापोगे तो ये पार्ट तो इतना ही हो जाएगा, ये एंटीरियर वाला पार्ट है तो ये 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है 9 सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट करने के हिसाब से क्या हो जाता है, यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहता है। याद रखने की चीज है ये कि एंटीरियरली वेजाइना की लेंथ कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर, और पोस्टीरियरली कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर। याद रखने की चीज है, याद रखना इसको कि वेजाइना की जो लेंथ है वो कितनी होती है। ठीक है, वेजाइना की जो लेंथ है वो कितनी होती है, तो एंटीरियरली मेजर करते हैं तो 7 सेंटीमीटर, और पोस्टीरियर लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर होती है। क्लियर थी बात सबको, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें कि सर ने दो डाटा कैसे लिखवा दिए। मेजर करने के हिसाब से ये एंटीरियरली अगर मेजर करते हैं तो 7 सेंटीमीटर की होती है, और अगर पोस्टीरियरली मेजर करेंगे तो अपन वेजाइना की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, उसके अलावा फंक्शंस की बात करें वेजाइना की, क्या काम करती है वेजाइना, क्या काम करती है वेजाइना भाई। देखो वेजाइना जो है, फंक्शंस की बात करें वेजाइना के 3 मेन फंक्शंस करती है ये। एक तो कोइटस एक्ट, बोल सकते हो सेक्सुअल एक्ट, और एक वर्ड और होता है कोइटस एक्ट के लिए जिसको हम बोलते हैं कॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन। बहुत से लोगों ने सुना ही नहीं होगा ये नाम, ये जो वर्ड है सुना ही नहीं होगा आपने। ठीक है, कॉपुलेशन, कॉपुलेशन। ठीक है, कोइटस एक्ट बोल दो या कॉपुलेशन, उसमें क्या करती है ये, पार्टिसिपेट करती है, उसी के थ्रू होता है कोइटस एक्ट। दूसरा काम एक्सपल्शन ऑफ फीटस, एक्सपल्सन ऑफ फीटस, फीटस को बाहर निकालना, एक्सपेल आउट करना किसको, फीटस को। फीटस जो यूट्रस के अंदर ग्रो करता है, एट टर्म जैसे टर्म हो जाता है वो वेजाइना के थ्रू क्या आता है, बाहर आता है, तो उसको क्या कर रही है, ये पासेज वे प्रोवाइड करवा रही है। तो एक्सपेल्सन ऑफ फीटस को क्या करवाती है, ये पासेज वे प्रोवाइड करवाती है। तो एक्सपेल्सन ऑफ फीटस के लिए भी क्या रहती है, ये रेस्पॉन्सिबल रहती है वेजाइना। उसके अलावा एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है, वेस्ट प्रोडक्ट्स का मतलब यहां पे किससे रिलेट हो रहा है, मेंस्ट्रुअल ब्लड।
मेंस्ट्रुअल ब्लड एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट है एक तरीके का। मेंस्ट्रुअल ब्लड क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको बाहर निकालने का काम कर रही है। देखो ये भी बाहर निकालने का काम है, ये भी बाहर निकालने का काम है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो वर्ड काम में लिए हैं कौन कौन से लिए हैं, क्योंकि ये भी बाहर निकल रहा है तो इसको एक्सपल्शन बोला है, और ये भी बाहर निकलने का वर्ड है तो इसको क्या बोला है अपन ने? एक्सक्रीशन बोला है। थोड़ा सा इसमें माइनर ये डिफरेंस आता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग वर्ड है ना। हो यही रहा है कि वेजाइना के थ्रू बाहर आ रहे हैं, इसमें अपन बोलेंगे तो फीटस क्या हो रहा है? वेजाइना के थ्रू बाहर हो रहा है, क्लियर। और इसमें क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट जो वेजाइना के थ्रू बाहर आ रहे हैं। यही दोनों बातें तो सेम है दोनों, ठीक है, लेकिन जो ये वर्ड काम में लिए गए हैं इनका मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि जो चीज या जो प्रोडक्ट बाहर आ रहा है, ठीक है, तो वो यूजफुल है या अनयूजफुल है अपने लिए। वो प्रोडक्ट जो है वो यूजफुल है या अनयूजफुल है। अगर यूजफुल प्रोडक्ट होता, यूजफुल प्रोडक्ट बॉडी से बाहर आता है, अगर ये यूजफुल प्रोडक्ट कोई काम की चीज, फिटनेस तो काम की है ना, तो यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो अगर बॉडी से बाहर आता है तो उसके लिए एक्सपल्शन वर्ड काम में लिया जाता है। यूजफुल प्रोडक्ट अगर बॉडी से बाहर आता है तो उसके लिए एक्सपल्शन वर्ड काम में लिया जाता है, क्लियर। दूसरा, अगर वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट अगर बॉडी से बाहर आता है तो उसके लिए काम में लिया जाता है एक्सक्रीशन। उसके लिए काम में क्या लिया जाता है? एक्सक्रीशन, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, यूजफुल प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर आना एक्सपल्सन, और अनयूजफुल प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकलना एक्सक्रीशन। तो ये एक्सपल्सन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन हो गया फीटस का, और कोइटस एक्ट में हेल्प करती है। तो ये तीन मेजर इसके क्या है? फंक्शन है। तीन मेजर क्या है इसके? ये फंक्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? थंब दिखाना, ठीक है, थम्स अप दिखाना, से पता चले कि आप सबको क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में थम्स अप दिखाना, वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर भी कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अपना जो टारगेट है ना, अपना जो टारगेट है, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि अपना जो टारगेट है ओबीजी को नोट सेट 6 से पहले पहले क्या करना है, अपने को कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट कैसे हो पाएगी? जब मैं यहाँ पे वीडियो डालूंगा और आपको उसका जैसे ही वीडियो डालेगा आपका मिलेगा इमीडिएट उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और नोटिफिकेशन मिलते ही आप उसको क्या करोगे? देखोगे, ठीक है। एक साथ आप नहीं पढ़ पाओगे, आपको रोज क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे वीडियो जो है अपने ये इनको देखना पड़ेगा, तभी जो है धीरे धीरे आपकी जो है प्रिपरेशन हो पाएगी, ठीक है। आप लास्ट में जाके एक साथ वीडियो देखोगे तो कुछ समझ में फिर नहीं आता है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है लास्ट में, ठीक है। तो प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, अभी तो अपना स्टार्टिंग है, आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई आपको करनी चाहिए। अभी तो मैंने सिर्फ आपको यही बताया है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप क्या करो, अच्छे से 3 या 4 बार एक वीडियो को देखो, आप अच्छे से उसको समझो, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट आप क्या करो, अपना क्लियर करो। मेन यहाँ पे जो है अभी आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे, ठीक है। उसके बाद जो है अपने आगे आपको बताया जाएगा कि आगे क्या करना है, ठीक है, आगे क्या करना है, क्योंकि अभी अगर बता देंगे तो बच्चे क्या करते हैं फिर कि पहले जो है लास्ट वाला पॉइंट पहले पकड़ते हैं। सर ने लास्ट में बताया था कि लास्ट में ये करना है, तो लास्ट वाला काम पहले करने लग जाते हैं। तो लास्ट वाला काम अगर पहले करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। बोलते ना कि पहले अपने को अगर कोई मकान बनाना है तो पहले उसकी नींव बननी पड़ेगी, दीवारें खड़ी करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है उसके ऊपर छत डलती है, ठीक है, और ऐसे मकान पूरा हो जाता है सिंपल मीनिंग में, ठीक है। तो किसी ने उस तक छत डल गई, मकान पूरा हो गया, तो लोग क्या करते पहले छत डालने चले जाएंगे, तो छत थोड़ी डल पाएगी, नहीं डल पाएगी, मकान नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अभी जो चीज बताई जा रही है उसके ऊपर आप फोकस करो। इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, उस हिसाब से आप अगर प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आपका जो है सिलेक्शन जो है होएगा ही होएगा, ठीक है। क्लियर थी बात? चलो अपन बात कर रहे थे वेजाइना की। देखो वेजाइना की पीएच, वेजाइना की पीएच कैसी होती है, नेचर कैसा होता है वेजाइना का, कैसा होता है? एसिडिक। वेजाइना का पीएच कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक कितना होता है? 3.8 to 4.5, ठीक है। एसिड होती है वेजाइना में, एसिडिक पीएच। कितना पीएच बताया गया है? 3.8 to 4.5 जो है इसका पीएच बताया जाता है। 3.8 to 4.5 पीएच इसका बताया जाता है। अगर वेजाइना की पीएच जो है एसिडिक नहीं होगी तो वहां पे क्या होंगे? माइक्रोब्स जो है वो डेवलप होने लग जाएंगे। माइक्रोब्स जो होते हैं वो एसिडिक पीएच पे जल्दी से डेवलप नहीं हो पाते, बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाते। इसलिए जो वेजाइना की पीएच है उसकी स्टेरिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, यूट्रस की स्टेरिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, क्लीनिनेस को आप बोलते हैं ना, इंटरनल एनवायरनमेंट, उसको मेंटेन रखने के लिए आप क्या कर रहे हो? हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए
ऊपर वाले ने क्या बनाई है, वेजाइना की पीएच जो है वो एसिडिक बनाई है। ठीक है, एसिडिक और बेस का मतलब आपको पता है। ठीक है, 7.35 से लेके 7.45 ये रेंज होती है। अगर 7.45 से ऊपर जाता है तो बेस बनता है या एल्कलाइन बोल दो, और अगर 7.35 से नीचे आता है तो एसिडिक बनता है। ठीक है, 7.35 से अगर पीएच नीचे आती है, पीएच की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 7.35 से पीएच नीचे आती है तो एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है, और 7.45 से ऊपर जाती है तो एल्कलाइन एनवायरनमेंट हो जाता है। और अगर इन दोनों के बीच में रहती है तो उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल। उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल। चलो, तो वेजाइना की पीएच कैसी है, एसिडिक है, मतलब 7.35 से कम है। कितनी है, 3.8 टू 4.5। क्लियर। तो ये वेजाइना की पीएच हो गई। अब देखो, ये वेजाइना की पीएच जो है ये एसिडिक क्यों होती है? क्या ये हमेशा एसिडिक होती है? क्या पूरी लाइफ जो एक फीमेल है उसमें वेजाइना की पीएच जो है वो एसिडिक होती है? नहीं होती है। ठीक है, पूरी लाइफ जो है वेजाइना की पीएच एसिडिक नहीं होती है। कब होती है, चाइल्ड बियरिंग एज में। कब होती है, चाइल्ड बियरिंग एज। चाइल्ड बियरिंग एज, चाइल्ड बियरिंग एज। चाइल्ड बियरिंग एज का मतलब क्या हो गया, जब फीमेल चाइल्ड को बियर कर सकती है, मतलब जब वो प्रेग्नेंट होने की उसमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है। प्रेग्नेंट होने की कैपेसिटी कब होती है, जब वो रिप्रोडक्टिव एज को अपन बोल सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज मतलब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा होता है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा होता है, उस टाइम पे फीमेल क्या होती है, रिप्रोडक्टिव एज कहलाती है वो। ठीक है, या फिर उसको अपन बोल सकते हैं चाइल्ड बियरिंग एज। कोई फीमेल इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल आया ही नहीं, या मेंस्ट्रुअल साइकिल आके बंद हो गया, तो अब क्या वो बच्चा पैदा कर सकती, नहीं कर सकती। रिप्रोडक्शन कर सकती है बच्चे का, नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव एज या जो चाइल्ड बियरिंग एज है, उस टाइम पे फीमेल के वेजाइना की जो पीएच होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। क्लियर। देखो, रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज किसको बोलोगे आप, जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको ऊपर बोलते हैं मेनार्की। मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोला जाता है, मेनार्की। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोला जाता है, मेनार्की। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनार्की 2 कब तक, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब अब क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे नहीं आएगा, मतलब क्या आ गया फीमेल में, मेनोपॉज आ गया। क्या आ गया, मेनोपॉज। मतलब मेनार्के टू मेनोपॉज, मेनार्के टू मेनोपॉज। एक मिनट, मेनार्के टू मेनोपॉज। तो मेनार्के टू मेनोपॉज कब आता है, मेनार्के। मेनार्के का मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्के कितने साल पे आता है, 15 ईयर। एटलीस्ट अपन मानते हैं 15 ईयर, एटलीस्ट कितने साल मानते हैं अपन, 15 ईयर। ठीक है, और मेनोपॉज कब आता है, 45 ईयर। मेनोपॉज मतलब स्टॉप हो जाना, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आता है, ये 45 ईयर्स पे, एटलीस्ट 45 ईयर्स पे। ठीक है, तो ये जो एज है 15 साल से लेकर 45 साल की, इस एज को अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज या फिर चाइल्ड बियरिंग एज। कितनी हो गई यहाँ पे, ये एटलीस्ट 30 साल। तो इन 30 सालों में फीमेल क्या होती है, रिप्रोडक्टिव होती है या चाइल्ड बियर कर सकती है। और इन्हीं 30 सालों में फीमेल की जो वेजाइना की पीएच है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, इन्हीं 30 सालों में फीमेल की जो वेजाइना की पीएच है वो क्या होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, तो मेनार्के टू मेनोपॉज, जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा होता है, पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल से लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तक, कि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे नहीं आएगा, तो उस दौरान जो है फीमेल की जो वेजाइना होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, अब ये एसिडिक क्यों होती है, वही बताया मैंने आपको कि यूट्रस की स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए यूट्रस में जो है एक क्लीन एनवायरनमेंट या एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट जो है इसका आता है, और जो है वहां पे क्लीनलीनेस मेंटेन रहती है। ठीक है, कोई भी इंफेक्शन या कोई बैक्टीरिया जो है वहां पे ग्रो नहीं कर सकता वेजाइना में, और वेजाइना के थ्रू यूट्रस में
नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए जो है वेजाइना की पीएच जो होती है वो क्या होती है, एसिडिक होती है। तो क्यों होती है, कब होती है, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसी होती है, एसिडिक होती है। कब होती है, चाइल्ड बियरिंग या रिप्रोडक्टिव एज में, ये जो 30 साल है मेनार्के टू मेनोपॉज, इस दौरान होती है, ये टाइम हो गया। क्यों होती है, क्योंकि वहां पे कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो, कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो, और यूट्रस में जो बैक्टीरिया वायरस है वो नहीं पहुंच पाए उसके किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू। ठीक है, इसलिए क्या होती है, वेजाइना की पीएच जो होती है वो एसिडिक होती है। क्लियर इतनी बात। बात आती है कैसे होती है। ठीक है, क्या हुई, एसिडिक, कब हुई, रिप्रोडक्टिव एज में। क्यों होती है, क्योंकि कारण हो गया, मतलब पर्पस। ठीक है, अब कैसे होती है, कि क्या चीज होती है कि वेजाइना की जो पीएच है वो एसिडिक होती है। ठीक है, कि बताया ना मैंने कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उसके बाद में जो है एसिडिक पीएच होती है, और मेनोपॉज के बाद में एसिडिक पीएच नहीं रहती। मतलब मेनोपॉज के बाद में न्यूट्रल हो जाती है, एल्कलाइन हो जाती है। और अब क्या बोल सकते हो आप कि मेनार के आने से पहले भी क्या रहती है, न्यूट्रल या एल्कलाइन रहती है। तो यहाँ पे एसिडिक कैसे हो गई, क्या कारण था कि यहाँ पे एसिडिक हो गई, क्या प्रोसेस यहाँ पे चली कि वेजाइना की जो पीएच है वो एसिडिक हो गई। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं कि वेजाइना के अंदर जो है, वेजाइना के अंदर जो है एक नॉर्मल फ्लोरा होता है। क्या होता है, नॉर्मल फ्लोरा। वेजाइना के अंदर एक नॉर्मल फ्लोरा होता है। ठीक है, एसिडिक वेजाइनल पीएच बोल सकते हैं अपन, एसिडिक वेजाइनल पीएच किसके कारण, ड्यू टू नॉर्मल फ्लोरा, ड्यू टू नॉर्मल फ्लोरा। वेजाइना के अंदर एक नॉर्मल फ्लोरा होता है। नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है, नॉर्मल फ्लोरा मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो अपने बॉडी पार्ट्स के अंदर रहते हैं, ठीक है, और वहीं पे वो सरवाइव करते हैं, और उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाते। उसके लिए वो क्या रहते हैं, अपने बॉडी के लिए वो जरूरी रहते हैं। ठीक है, बॉडी के लिए वो क्या रहते हैं, जरूरी रहते हैं। ठीक है, बॉडी में प्रेजेंट भी होंगे और बॉडी के लिए वो जरूरी भी होते हैं। ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल फ्लोरा बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फ्लोरा। तो उसी तरीके से वेजाइना के अंदर भी क्या रहता है, नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो उस नॉर्मल फ्लोरा का नाम होता है डियोडर्लिन बेसिलाई। क्या नाम होता है, डियोडर्लिन बेसिलाई, डियोडर्लिन बेसिलाई। देखो जो नॉर्मल फ्लोरा है उसका नाम क्या है, डियोडर्लिन बेसिलाई। और ये जो डियोडर्लिन बेसिलाई है एक तरीके का क्या है, डियोडर्लिन बेसिलाई जो है ये एक तरीके से जो लैक्टोबेसिलाई फैमिली होती है ना उसी का पार्ट है, लैक्टो बेसिलाई, लैक्टोबेसिलाई है ये। ठीक है, और लैक्टोबेसिलाई जो होता है वो काम क्या करता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टोबेसिलाई क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। और लैक्टिक एसिड जब बनता है तो एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो है वो बनता है, और उसके कारण वेजाइना की जो पीएच है वो कैसी होती है, एसिडिक हो जाती है। तो डियोडर्लिन बेसिलाई जो है उसकी प्रेजेंस के कारण वेजाइना में लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड बनने के कारण जो है वहां की पीएच क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। देखो नाम सुना होगा आपने, ग्लाइकोजन, नाम सुना होगा आपने सबने, ग्लाइकोजन। ठीक है, अपन जो खाना खाते हैं, अपन जो खाना खाते हैं वो टूटता है अपने ग्लूकोज में, किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वो ग्लूकोज जो है अपनी बॉडी के सेल्स के द्वारा यूज किया जाता है, मेटाबोलाइज किया जाता है, और मेटाबोलाइज होने के बाद में जो है उससे क्या मिलती है अपने को, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है उससे अपने को, एनर्जी मिलती है। देखो जितना अपन खाया, ठीक है, अपन ने उस हिसाब से क्या करा, वर्कआउट करा, एक्टिविटी की, अपनी बॉडी की सेल्स ने उसको एब्जॉर्ब किया, मेटाबोलाइज किया, और एनर्जी काम में आ गई, तब तक तो ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, अपन जो एक्स्ट्रा खाते हैं, जो एनर्जी अपन एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ठीक है, जो फूड अपन एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो उसका यूज हुआ नहीं, तो यूज नहीं होगा तो बॉडी क्या करेगी, उसको स्टोर कर लेगी कि कभी क्या हो जाए, जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी में तो उसको काम में ले लेंगे। होता है ना ऐसा कि कभी अपन ड्यूटी जा रहे हैं, कभी अपने को क्या मिल गया, बोनस वोनस मिल गया, तो अपन क्या कर लेते हैं, उसको जमा कर लेते हैं। जमा करके ये सोचते हैं कि कभी फ्यूचर में अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो अपन उस टाइम पे काम में ले लेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से जो ये क्या हो रहा है, ये स्टोर होता है। ग्लाइकोजन क्या है, स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की। ठीक है, बॉडी के अंदर
ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर होता है। ठीक है, अब ये स्टोर कहाँ होता है, आप बोल सकते हो स्टोरेज फॉर्म, स्टोरेज फॉर्म है ये, कहाँ होती है स्टोर, इन लीवर एंड मसल्स। तो ग्लाइकोजन जो है वो अपनी बॉडी में कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है और मसल्स में स्टोर होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन जो है वो लीवर और मसल्स में स्टोर होता है। क्लियर थी बात? देखो, तो अपनी आपको मैंने बताया था वेजाइना किसकी बनी होती है, फाइब्रो मस्कुलर, मतलब मसल की बनी होती है, फाइब्रोमस्कुलर सीट है, मसल की बनी हुई होती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होगा, वेजाइना के अंदर भी क्या होगा, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होगा। तो वेजाइना के अंदर, वेजाइना के अंदर, ये वेजाइना हो गई, क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। ये ग्लाइकोजन जो है वो इस डिओडरलिन बेसिलाई की प्रेजेंस में टूटता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, जो ग्लाइकोजन है डिओडरलिन बेसिलाई की प्रेजेंस में टूट जाता है लैक्टिक एसिड में, और इस लैक्टिक एसिड के कारण क्या होती है, वेजाइना की पीएच एसिडिक होती है। इस लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण क्या होती है, वेजाइना की पीएच जो है वो एसिडिक होती है। तो ये हो गया अपना प्रोसेस कि वेजाइना की जो पीएच है वो रिप्रोडक्टिव एज में एसिडिक क्यों होती है। क्लियर इतनी बात सबको? आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया। एक नॉर्मल फ्लोरा होता है जिसका नाम है डिओडरलिन बेसिलाई, जो अपनी वेजाइना के अंदर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वेजाइना के अंदर जो है वो डिओडरलिन बेसिलाई प्रेजेंट होता है, और वो उसका काम क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करना। ठीक है, और लैक्टिक एसिड जहां पे भी बनता है, जहां पे भी लैक्टिक एसिड बनता है तो बॉडी का एनवायरमेंट कैसा होता है, वहां का एसिडिक हो जाता है। बॉडी का वहां का एनवायरमेंट कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो देखो, अपने वेजाइना के अंदर जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट था, जो ग्लाइकोजन स्टोर था, क्योंकि मसल है, ग्लाइकोजन स्टोर होगा वहां पे, तो जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है उस ग्लाइकोजन को डिओडरलिन बेसिलाई तोड़ता है, ब्रेक करता है, मेटाबोलाइज करता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, और जैसे ही लैक्टिक एसिड बनता है वहां की जो पीएच हो जाएगी, एसिडिक हो जाती है। इस तरीके से जो वेजाइना की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है। क्लियर इतनी बात? तो ये एसिडिक पीएच कब है, रिप्रोडक्टिव एज में। अब हम बात करते हैं कि वेजाइना की जो पीएच है रिप्रोडक्टिव एज में एसिडिक होती है, और जैसे ही मेनोपॉज आ गया एल्कलाइन हो जाती है, और मेनार्के से पहले भी क्या रहती है, ये एल्कलाइन या न्यूट्रल रहती है। लेकिन कई अपन जैसे बोले कि रिप्रोडक्टिव एज में भी कुछ कुछ टाइम पे, रिप्रोडक्टिव एज में भी कुछ टाइम के लिए वेजाइना की जो पीएच होती है वो एल्कलाइन या न्यूट्रल होती है। वेजाइना की जो पीएच है वो रिप्रोडक्टिव एज में भी कुछ टाइम्स के लिए क्या हो जाती है, न्यूट्रल या एल्कलाइन हो जाती है। कैसे होती है, ओवुलेशन के टाइम पे। कब होती है, ओवुलेशन के टाइम पे। आप बोल सकते हो ड्यूरिंग ओवुलेशन, ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन के टाइम पे जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन मतलब ओवम का रिलीज होना, उस टाइम पे क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। क्या बढ़ता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। एस्ट्रोजन का लेवल कौन बढ़ा रहा है, यहाँ पे जो ग्रोइंग फॉलिकल है, फॉलिकल ग्रो करता है। ठीक है, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, एक फॉलिकल जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अगेंस्ट क्या होता है, उसके रेस्पॉन्स में क्या होता है, ग्रो करता है। जैसे जैसे वो ग्रो करता है एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज वो करता रहता है। जब वो फुल्ली मेच्योर हो जाता है, जब वो फुल्ली क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है, मेच्योर नहीं बोलेंगे, फुल्ली क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है, उस टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है ओवुलेशन के टाइम पे, और जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है, अपने मैसेज जाता है ब्रेन में, और क्या रिलीज होने लग जाता है, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका लेवल भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ओवुलेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी बढ़ता है, और उसके साथ साथ में ओवुलेशन के टाइम पे इंक्रीज बार्थोलिन ग्लैंड सिक्रेशन,
बार्थोलिन ग्लैंड जो थी उसके सिक्रेशन भी बढ़े हुए होते हैं। और सिक्रेशन कैसे होते हैं इसके बताया था मैंने आपको, एल्कलाइन सिक्रेशंस होते हैं। तो बार्थोलिन ग्लैंड के जो सिक्रेशंस है वो एल्कलाइन होते हैं, तो वो सिक्रेशंस भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं ओवुलेशन के टाइम पे। तो इस तरीके से तीन चीजें हो गई, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, और बार्थोलिन ग्लैंड के सिक्रेशन बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से अल्टीमेटली इनके कारण क्या हो जाता है, पीएच ऑफ वेजाइना बिकम एल्कलाइन या फिर न्यूट्रल। पीएच ऑफ वेजाइना जो है क्या हो जाती है, न्यूट्रल या एल्कलाइन हो जाती है। तो जब ओवुलेशन होता है, जब ओवम जो है रिलीज होने वाला होता है, उस टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है, ठीक है, और बार्थोलिन ग्लैंड के जो सिक्रेशंस है वो भी बढ़ जाते हैं। इस तरीके से अल्टीमेटली ये तीनों चीजें मिलकर क्या कर देती हैं, वेजाइना की जो पीएच है उसको न्यूट्रल या एल्कलाइन बना देती है। अब ये वेजाइना की जो पीएच है इसको न्यूट्रल या एल्कलाइन क्यों बनाया गया है, ठीक है, इसका भी तो कोई कारण होगा कि एसिडिक पड़ा रहने देते क्या दिक्कत है, अच्छी बात है ना कि बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन एल्कलाइन क्यों बना दिया यहाँ पे, ओवुलेशन के टाइम पे इसकी पीएच को एल्कलाइन क्यों बना दिया जाता है या न्यूट्रल क्यों बना दिया जाता है। तो इसके पीछे कारण ये होता है कि जो स्पर्म होते हैं, देखो ओवुलेशन जब होता है उस टाइम पे अपना जो कोइटस एक्ट होता है, जब कोइटस एक्ट होता है स्पर्म आते हैं, कोइटस एक्ट होता है स्पर्म आते हैं और ओवम भी रिलीज हो रहा है उस टाइम पे, तो क्या होगा, स्पर्म जो है वो ओवम के पास जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन देखो स्पर्म जो होते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। एसिडिक एनवायरनमेंट में जो स्पर्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उन जो स्पर्म्स हैं उनको डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए क्या कर दिया जाता है, ओवुलेशन के टाइम पे कुछ टाइम के लिए वेजाइना की जो पीएच है उसको एसिडिक से क्या कर दिया जाता है, न्यूट्रल या एल्कलाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ड्यू टू, या ऐसे लिख लो, बिकॉज इजी सर्वाइवल ऑफ स्पर्म थ्रू वेजाइना, ठीक है, कि वेजाइना से जो है स्पर्म जो है वेजाइना की एसिडिक पीएच से मर नहीं जाए, डैमेज नहीं हो जाए, इसलिए जो वेजाइना की पीएच है उसको क्या कर दिया जाता है ओवुलेशन के टाइम पे, एल्कलाइन या न्यूट्रल कर दिया जाता है। अगर एल्कलाइन या न्यूट्रल नहीं करेंगे, एसिडिक की पीएच होगी, ठीक है, स्पर्म आएंगे और स्पर्म क्या हो जाएंगे, वेजाइना के अंदर क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये यूट्रस था, ये वेजाइना हो गई, ठीक है, ठीक है, ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है। तो इधर से जाएंगे स्पर्म, इधर से क्या जाते हैं, स्पर्म जाते हैं, ठीक है। ये ओवरी जो है, ये जो ओवरी जो है वो क्या करती है, ओवम रिलीज करती है, ओवरी जो है वो ओवम रिलीज करती है, और ये ओवम जो है वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू होता हुआ, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू होता हुआ यूट्रस में आता है, ठीक है। तो इधर से स्पर्म जा रहा है, इधर से ओवम आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो इस स्पर्म के लिए फेवरेबल नहीं होगा, यहाँ का जो एनवायरनमेंट मतलब वेजाइना का जो एनवायरनमेंट है अगर स्पर्म के लिए फेवरेबल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, स्पर्म जो है यहीं पे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आगे ओवम के पास नहीं पहुंच पाएंगे। और जब अगर ओवम के पास नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, और इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो नया बेबी जो है वो फिटस या जो है वो डेवलप नहीं होगा और सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए ऊपर वाले ने क्या कर दिया, पहले से सिस्टम बिठा के रखा था कि कुछ टाइम के लिए क्या कर देंगे, वेजाइना की पीएच को एल्कलाइन कर देंगे, जिससे जो स्पर्म है वो कहाँ पहुंच जाएंगे, वेजाइना के थ्रू होते हुए यूट्रस, और यूट्रस से होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, और फेलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, इनका स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है इम्प्लांटेशन होकर एक नया बेबी बनता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वेजाइना की पीएच जो है वो इस तरीके से एल्कलाइन कर दी जाती है ओवुलेशन के टाइम पे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो एक बार फिर से देखना इसको आप, ठीक है, और अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कंफर्म आपको सेम डे जो है आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर इतनी बात, चलो
चलो, ये हो गई वेजाइना, ये हो गई वेजाइना। अब अपन बात करते हैं अपना नेक्स्ट रहेगा इसमें यूट्रस। यूट्रस, तो यूट्रस अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास बाकी क्लास से थोड़ी लंबी हुई है, ठीक है। आपका साथ इसी तरह बना रहा तो जल्दी ही अपन लाइव आएंगे, और लाइव आने के बाद जो है आपकी मैराथन क्लासेस करवाई जाएंगी, और मैराथन क्लासेस करवा के बहुत अच्छे से आपका बहुत जल्दी जो है ये सिलेबस करवा के, और फिर आपके लिए जो है क्वेश्चन आंसर सेशन अपन करेंगे, वो भी घंटों का, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि 40 मिनट 45 मिनट, ये तो बहुत छोटे हैं, ठीक है। 10-10 8-8 घंटे की क्लास अच्छी लगती है मुझे, 1-1 2-2 घंटे की इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन अभी थोड़ा ये वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसलिए अपने को स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो है क्या करना पड़ रहा है, शॉर्ट्स वीडियो, ये छोटे छोटे वीडियोस ये डालने पड़ रहे हैं, क्योंकि आधा घंटे का 1 घंटे का पौन घंटे का शॉर्ट्स वीडियो ये मेरे लिए इतना वो नहीं है, ठीक है। तो अपन लंबी क्लास लेंगे, पक्का आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। आप साथ बने रहिए, सब्सक्राइबर्स जो है सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, ठीक है। अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और कंटिन्यू जो है वो अपने मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस के साथ बने रहिए। मैं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका गुरु गुलजार सर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।